नमस्कार दोस्तों, आज है 13 जनवरी। 13 जनवरी के न्यूज़ डिस्कशन में स्वागत है। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। पहला देखते हैं, भारत की पहली रोबोटिक प्रणाली ने सफलतापूर्वक टेली सर्जरी को संपन्न किया है। तो ये क्या है? भारत की पहली है रोबोटिक प्रणाली। रोबोट प्रणाली जिसने क्या किया? टेली सर्जरी किया। अब टेली सर्जरी क्या होती है? तो टेली सर्जरी का मतलब होता है दूर बैठे एक व्यक्ति मतलब डॉक्टर के द्वारा कहीं एक पेशेंट अगर है उसका ऑपरेशन हो रहा है तो वो ऑपरेशन किया जाएगा मशीन के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से। और ये इसे कंट्रोल कैसे करेगा? नेट के माध्यम से, इंटरनेट से। तो ये क्या होता है कि टेली सर्जरी होती है और रोबोट के माध्यम से होगी, तो ये पहली हुई है। किसने की है? इंपॉर्टेंट होगा इस बार कि ये चूंकि ये विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है जो बड़े स्तर पर दो कार्डियक सर्जरी हुई। कार्डियक का मतलब हृदय से संबंधित सर्जरी हुई। तो इस तकनीक का नाम है एसएसआई मंत्रा करके। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा काफी। एसएसआई मंत्रा है, इन्होंने क्या किया है? सर्जरी करी है। टेली सर्जरी इंटरनेट के माध्यम से होगी, तो इसमें क्या होगा? ऐसे ही डॉग सर्जरी की जाएगी। अगला होता है एसएसआई मंत्रा के बारे में। तो हमने देखा ही है, पहली है दुनिया की रोबोटिक प्रणाली, इसे स्वीकृति मिल गई है। तो विनियामकी मतलब इसे यूज करने की स्वीकृति मिल गई है। और ये स्वीकृति कैसे प्रदान की गई है? सीडीएस-सीओ के द्वारा। सीडीएस-सीओ क्या है? तो 1940 के अधिनियम के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का गठन किया गया था। उसने इसे स्वीकृति दी है। ये क्या करता है? भारत में जितने भी तकनीक होती हैं और उन सबको औषधि होती है, उनके मानकों को नियंत्रित करता है कि कौन से मानक होने चाहिए जिनको लक्ष्य को प्राप्त होना चाहिए। अगला है जटिल सर्जरी का प्रदर्शन। तो इन्होंने एक जटिल सर्जरी की है, क्योंकि हृदय की सर्जरी एक जटिल होती है। तो ये हो गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोबोटिक्स के अन्य प्रयोग वो देखें तो नॉर्मल सी बात है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोबोट के हर एक जगह प्रयोग हो जाएंगे अगर प्री में आता है। तो साइंस में तो सब जगह प्रयोग है। वैसे क्या है? सुरक्षा और निगरानी। तो जो पेशेंट हो गए उनकी सुरक्षा भी हो सकती है, निगरानी। कृत्रिम अंग बनाए जा सकते हैं, तो रोबोट के माध्यम से भी कृत्रिम अंग भी तो बनाए जा सकते हैं दिव्यांगों के लिए। कीटनाशक यूज, अब रोबोट से कोई चीज होगी तो वो साफ सफाई और अपना यूवी रेज वगैरह यूज करके सही से हो जाएगा। मेडिसिन ट्रांसपोर्ट भी तो रोबोट से जल्दी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हो जाएगी। अब चुनौतियां भी तो हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं मेंस के लिए अगर देखें थोड़ा। तो ऐसे लागत भी होगी। अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं पाएगा रोबोट सर्जरी को। दूसरा क्या होगा? जरूरी कौशल भी तो चाहिए व्यक्ति को। अगर पता चले कि मशीन रुक जाए, कुछ हो जाए तो दिक्कत हो जाए, तो कौशल चाहिए। नैतिक चिंताएं भी है कि नैतिक चिंताएं क्या है कि त्रुटियों के लिए जिम्मेदार कौन होगा? अगर ऑपरेशन की सर्जरी खराब होती है तो किसे जिम्मेदार माना जाएगा? उस मशीन को या उस डॉक्टर को? रोगी का विश्वास, अब हर कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। सरकारी पहल क्या चल रही है कि 2017 में स्वास्थ्य नीति आई थी, उसी ने कहा था टेक्नोलॉजी को स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़्यादा भूमिका बढ़ाई जाए। तो ये 2017 में आया था। फिर उसके बाद 2023 में ड्राफ्ट आया था रोबोटिक टेक्नोलॉजी पे, उसने भी ये वाली बात कही थी। और ऐसे ही आईआईएससी बेंगलुरु ने क्या किया था? रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, आर्ट पार्क की स्थापना की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अगला है एसबीआई के बारे में बात करें तो एसबीआई ने भारत की गरीबी में गिरावट की बात करी है। तो इम्पोर्टेंट है, भारत में गरीबी की गिरावट आई है और काफ़ी अच्छी आई है। जैसे कि 5% गरीब, देश की गरीबी में गिरावट आई है 5%। 2024 में गरीबी में 5% की गिरावट आई है। पर 4.86 आई है ग्रामीण क्षेत्रों में गिरावट। तो 4.86 ग्रामीण क्षेत्रों में और 4% के आसपास है। 4 पॉइंट के आसपास मतलब गांव में गरीबी की दर में ज़्यादा कमी आई है। तो गांव में ही भारत के ज़्यादा लोग रहते, तो गांव में ज़्यादा कमी आई 4.86। और 4.09 आई है शहर में गरीबी की दर में जो कमी आई है। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट है, चरम गरीबी समाप्त हो गई। चरम गरीबी का मतलब क्या हुआ? भुखमरी ऐसी स्थिति। तो ये है चरम गरीबी, इसमें समाप्ति हो चुकी है, ऐसा बताएगा। और ये जो रिपोर्ट आई है किससे तुलना करी जाएगी? रिपोर्ट की तुलना भी तो की जाएगी एक रिपोर्ट से दूसरी रिपोर्ट की तुलना, तब बताया जाएगा। तो ये तेंदुलकर समिति जो आई थी 11-12 में, मतलब आई तो 9 के आसपास ही रही, 11-12 में रिपोर्ट सौंपी गई थी, उसी से तुलना करके ये बताया गया है। अब वो उन कुछ समितियों के बारे में देखते हैं कि भारत में गरीबी के आकलन के लिए प्रमुख समितियां, वैसे तो कई इकोनॉमी में हम पढ़ते ही हैं, पर ये कुछ हैं। जैसे कि एक है लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति आई थी 93 में। तो लकड़वाला समिति कब आई थी? 93 में। इसने कैलोरीज की बात कही थी कि अगर व्यक्ति इतनी कैलोरी प्राप्त करता है तो वो क्या हो जाएगा? स्वस्थ माना जाएगा। कैलोरी नहीं है तो वो गरीब माना जाएगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपना पेट नहीं भर पा रहा है, कैलोरी का मतलब क्या हुआ कि पेट नहीं भर पा रहा है, तो कैलोरी नहीं है तो वो क्या व्यक्ति गरीब मान लिया जाएगा। तो ये लकड़वाला ने कहा था। तो ऐसे याद कर सकते हैं, व्यक्ति लड़खड़ाएगा अगर कैलोरी नहीं मिलेगी। तो लकड़वाला कब? 93 में। तेंदुलकर समिति, तो जब सचिन तेंदुलकर अपने लास्ट फेज में खेल रहे थे तभी ये तेंदुलकर समिति आई थी। तो ऐसे याद कर सकते हैं इसे। तो तेंदुलकर समिति जो आई थी 9 में आई थी, 11-12 के आसपास रिपोर्ट दी थी। इसने क्या कहा था? इसने एक बास्केट के आधार पर कहा था। बास्केट का मतलब क्या हुआ? शहरी गरीबी रेखा बास्केट पेश करी थी। तो कैलोरी आधारित गरीबी रेखा के जगह पर एक समान अखिल
अखिल भारतीय शहरी गरीबी, उन्होंने कहा था एक बास्केट ले लो। अब एक बास्केट का मतलब एक, जैसे शॉपिंग करने जाते हैं तो एक डलिया लेते हैं, उसमें हम सारी चीज़ें रखेंगे रोज़मर्रा की, जैसे सब्जी ले ली हमने, वहाँ पे यूज़ करने वाली डेली के सामान रख दिए, तो ये सब करके कितने रुपए खर्च हुए हैं। तो जितना रुपए खर्च हुए हैं उससे तुलना करी जाएगी, देश का एक निकाल लिया जाएगा, फिर एक हर राज्य और क्षेत्र का। तो ये था तेंदुलकर समिति का। अगला है रंगराजन समिति, 2014 में आई थी। रंगराजन समिति ने ये कहा था पहले तो शहर और गरीब को अलग अलग मापने की, क्योंकि इन्होंने अखिल भारतीय की बात कही थी तेंदुलकर ने। इन्होंने कहा कि रंगराजन ने 2014 में कि शहरी और ग्रामीण को अलग अलग मापने की सिफारिश की थी, और ये कहा था राज्य के लिए कुछ विशिष्ट भी होनी चाहिए, मतलब कुछ राज्य विशिष्ट होते तो उनके लिए विशिष्ट हो। तो ये है। गरीबी उन्मूलन की सरकार पहल भी तो चला रही है, जैसे आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जनधन योजना, पीएम कौशल योजना, मनरेगा। तो ये क्या है, सरकार की पहलें हैं जिनके माध्यम से गरीबी कम करने में मदद मिली है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय नदी यातायात एवं नौवहन प्रणाली का शुभारंभ हुआ है। तो राष्ट्रीय नदी यातायात और नौवहन प्रणाली का, तो हम देखते हैं कि यूरोपीय देशों में ज्यादातर ट्रेड कैसे होता है, नदी और नहरों से होता है, भारत में ऐसा नहीं है। तो हुआ क्या था, इसके लिए नेशनल हाईवे डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। कौन से वाले, वाटरवे, नेशनल हाईवे के स्थान पर क्या, नेशनल वाटरवे। तो उनके लिए एक समिति है, वो मतलब एक परिषद है, उसका नाम क्या है, जो अंतर्देशीय जलमार्ग परिषद, नाम क्या है, अंतर्देशीय मतलब देश के अंदर, तो अंतर्देशीय जलमार्ग परिषद विकास परिषद की बैठक में ये स्टार्ट किया गया क्या, राष्ट्रीय नदी यातायात और नौवहन प्रणाली। तो इसको बढ़ावा देने के लिए 2023 में इस संगठन जो परिषद है इसका गठन 2023 में हुआ था। बात वही है कि वो क्या करेगा, वो जो अंतर्देशीय जलमार्ग है उन्हें डेवलप करने के लिए शीर्ष निकाय है जो सलाह विमर्श करेगा। अगला देखते हैं, जो नेशनल वाटरवे है वो कितने हैं और क्या है। तो वैसे तो कई सारे हैं, पर जो नेशनल वाटरवे में सबसे फेमस है वो है नेशनल वाटरवे 1। ये कहाँ है, प्रयागराज से ये चलते चलते इधर जाएगा हल्दिया तक। तो नेशनल वाटरवे 1 है, वो गंगा और भागीरथी और हुगली पे है, 1620 किलोमीटर का। तो 1620, और ये सारे किलोमीटर काफी कम है इसकी तुलना में। तो ये तो हल्दिया और प्रयागराज के बीच वाला है 1620 का पहला नेशनल वाटरवे। अब यहाँ से देखते हैं, तो NH जो NW1 है, ये इधर से भागीरथी नदी है, भागीरथ गंगा नदी निकली थी, तो यहाँ से चलना स्टार्ट होगा। बीच में पड़ेगा क्या, इलाहाबाद, मतलब जो प्रयागराज हो गया। यहाँ से आगे चलते चलते हुगली नदी इधर से मिल जाएगी, और हुगली के बाद इधर की तरफ ये कहाँ मिल जाएगा, हुगली इधर मिल जाएगी इसमें। और उसके बाद ये भागी जो है हल्दिया के आसपास ये खत्म होगा, नेशनल वाटरवे पहला हो गया ये। तो भागीरथी, भागीरथी के बाद इधर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अगला क्या है, मेन जो है इसका वो यहीं से है, प्रयागराज से, और ये है, पर नदी में पानी इधर से भी आता है तो इस वजह से। दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो जो जो सादिया वाले एरिया में, तो सादिया से जो डिब्रूगढ़ है वाला एरिया, तो ये है सादिया वाले एरिया से असम में है, मेन बात है असम की तरफ है पूरा ये। तो ब्रह्मपुत्र नदी पे नेशनल हाईवे, तो फर्स्ट इधर है, सेकंड इधर है। तीसरा देखते हैं, तीसरा है वेस्ट कोस्ट। तो ईस्ट इधर हो गया, तो वेस्ट कोस्ट ये हो गया, तो ये रहा। तो वेस्ट कोस्ट पे ये कहाँ है, जो चंपाकारा कैनाल है और उदयगुमंडलम है, तो चंपाकारा और उदयगुमंडलम है, तो वेस्ट कोस्ट कैनाल तीसरा। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो गया। फोर्थ क्या है, कृष्णा वाला, तो फोर्थ हो गया। ऐसे ही कई सारे हैं, तो इन्हें एक दो याद करके हमें रखने हैं। तो ये हो जाएगा। अगला है तो वही है, इसमें क्षेत्र भी दे दिए, फर्स्ट जैसे थर्ड वाला ये है, और ये दे दिया है। अगला देखें इनके बारे में, तो वही है कि 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम आया था। कब आया था, 2016 में। उसमें 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय वाटरवे वही जलमार्ग बनाने की बात कही थी। तो कितने, 111 टोटल, एक एक एक। तो 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं बनाने की बात कही गई है, घोषित किया गया। तो इम्पोर्टेंट ये भी रहेगा, कब आया था राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 में। भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर नौकागम में जो अंतर्देशीय जलमार्ग है, मतलब नदी, नहर और बैक वाटर है, लेक जो होती है वो, क्रीक, इन सबको जोड़ दिया जाए तो 14,500 हमारे यहाँ नौकागम्य मार्ग है। पर वो अभी यूज नहीं हो रहा है। तो पहला देख ही लिया, हल्दिया, प्रयागराज, भागीरथी, हुगली वाला। नेशनल है, नेशनल हाईवे 2 है जो धुबरी सादिया वाला, ये भी देख लिया, धुबरी से सादिया वाला जो असम वाले एरिया में। तो ये, अब जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना हुई है, स्थापना वो किस अधिनियम के तहत होती है, तो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 85 में आया था। तो इम्पोर्टेंट ये भी है, अंतर्देशीय ये क्या है, जलमार्ग अधिनियम 2016 राष्ट्रीय जलमार्ग पर जो पुराना वाला प्राधिकरण है उसका नाम क्या है, भारतीय, जो अधिनियम के तहत है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1985।
तो ये हो गया। तो इसके महत्व क्या है? वही बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो जाएगा, व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अगर राज्य के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तट पे सारी जगह पे क्या है, वाटरवे बने होंगे तो ट्रेड ज़्यादा बढ़ेगा। पर्यावरण के अनुकूल होता है, क्योंकि जल मार्ग में खर्चा भी कम आता है, पर्यावरण के अनुकूल होता है, ईंधन कम लगता है इनमें। और क्या लाभ हो सकते हैं? क्षेत्रीय विकास भी तो हो सकता है, एक जगह का माल दूसरी जगह जाएगा तो क्षेत्रीय विकास भी हो जाएगा, तटीय विकास हो जाएगा। अब जिन एरिया में वाटरवे होंगे वहाँ पे तटों का खूब विकास भी हो जाएगा, रोजगार में हो जाएगा, क्योंकि उस पानी में भी रोजगार अब मिलने लगेगा। तो ये चुनौतियां भी हैं कुछ, जैसे जल प्रबंधन चुनौती है ना अपने, कि अपने यहाँ जल की एक तो समस्या रहती है गाद जमा होने की, दूसरा जल कहीं ज्यादा कम हो जाएगा, गाद जमा हो जाती है जिससे वो फंस जाएंगे अगर बड़ी पोर्ट है तो। नदी विभाजन भी एक समस्या होता है, कि अपने यहाँ नदी होती विसर्प बनाती है, तो नदी ऐसे ऐसे करेगी, अब अगर उसने रास्ता बदल लिया तो जो डेवलपमेंट हुआ नदी के किनारे वो बेकार हो जाएगा। तो एक चुनौती ये भी है। कुंभ मेला का अगला आर्टिकल है, तो कुंभ मेला और महाकुंभ मेला के बारे में देखते हैं। तो कुंभ मेला 12 साल में 4 बार मनाया जाता है। कितनी बार? 4 बार 12 साल में। और चारों अलग अलग जगह रहेंगी। तो स्टोरी क्या होती है कि जब समुद्र मंथन में निकला था, जो समुद्र मंथन में अमृत निकला था, वो अमृत 4 जगह उसकी बूंदें गिरी थी, उन 4 ही जगह पे क्या हुआ था कि ये मनाया जाता है कुंभ मेला। तो 4 जगह कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। तो गंगा में एक तो हो गया यही प्रयागराज वाला, एक उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे तो उज्जैन वाला हो गया, एक नासिक में गोदावरी के किनारे महाराष्ट्र में हो गया, तो ये हो गया, और एक उत्तराखंड वाला है तो हरिद्वार में। तो हरिद्वार में तो 4 एरिया में 4 हो गए। एक यहाँ पे कहाँ, महाराष्ट्र में नासिक वाले एरिया में, उज्जैन में, प्रयागराज में, और एक कहाँ हो गया ऊपर हरिद्वार में। तो 4 जगह पे मान्यता है कि यहाँ पे जो अमृत गिरा था तो यहाँ पे कुंभ मेला मनाया जाता है। तो ये हो गया। और यहाँ पे पौराणिक अदृश्य सरस्वती नदी का संगम भी बताया जाता है। 2017 में यूनेस्को ने क्या किया था, कुंभ मेले को अमूर्त संस्कृति में विरासत घोषित किया था। अमूर्त का मतलब क्या होता है? जिन्हें हम छू नहीं सकते, ऐसी विरासत। तो ये कुंभ मेला है, तो कुंभ मेला किस में आएगा? अमूर्त में आ जाता है। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था इसे। तो ये हो गया। उसके बाद अगला है कि कुंभ मेला जो इस बार है और उनके बारे में देखें, तो कुंभ मेला भी लगाइए। तो महाकुंभ मेला लगता है एक हर 144 साल में, या फिर 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद है। तो जैसे महाकुंभ है, तो महाकुंभ मेला कब लगता है? 144 साल में। 144 साल या 12 पूर्ण कुंभ मेला लगेंगे। पूर्ण कुंभ मतलब जैसे 12 कुंभ मेला है तो 12 वर्ष बाद लगता है। तो ये कहाँ? प्रयागराज में। ये महाकुंभ मेला सारे प्रयागराज में होते हैं सबसे। अर्ध कुंभ हर 6 साल में लगते हैं। ये अर्ध कुंभ प्रयागराज में भी होता है, और ये कहाँ होता है? हरिद्वार में भी होता है। और एक जो वार्षिक होता है वो माघ मेले में होता है प्रयागराज में। तो ये है कुंभ मेला, जो मतलब प्रयागराज के ये वाले जो बनते हैं। अगला है कुंभ। इस बार क्या हुआ है, काफी इनोवेशन हुआ है यहाँ पे। जैसे ऐप चला दी गई है, अलग से वेबसाइट चला दी गई है, बहुत 11 भाषाओं में चैट बॉट है, मतलब जहाँ से चैट करके पता कर सकते हैं हर एक चीज। क्यूआर कोड है, लोग और वाहनों के लिए क्यूआर कोड बनाया गया है, लोगों और वाहनों के लिए, मतलब अगर कहीं पता करना है तो क्यूआर कोड है। डिजिटल खोया पाया केंद्र बनाया गया है, अगर कोई सामान खो जाता है तो ऑनलाइन ट्रैकिंग वगैरह सारी चीज़ें हो जाएंगी इससे। और उसके बाद क्या है कि जैसे स्वच्छता और टेंट के आवास बनाए गए हैं, भूमि आवंटित स्पेशल की गई है, ड्रोन से निगरानी होगी। रियल टाइम क्या होगा, जैसे 360 यूज़ किया जा रहा है कैमरा वगैरह। गूगल का मैप भी, ऐसा पहली बार हुआ है कि गूगल का मैप किसी मेले में यूज़ किया जा रहा है। तो ये है। अगला है पोलर वॉर्टेक्स को लेकर, जो अमेरिका में शीत का कारण बना। ये हमने पढ़ा था कि ध्रुवों वाले एरिया पे क्या होता है, हवाएं, ठंडी हवाएं फंसी रहती हैं, कभी कभी वो उसे तोड़ के बाहर आ जाती है। हमने देखा था, जैसे फ्रिज को एग्जांपल लेते, फ्रिज में ठंडी हवा है, मतलब फ्रिज में कोई पानी भरा है या कुछ भी है, वो अगर खोलें और वो फैल जाए तो वो चारों एरिया में हो जाएगा। तो वैसा ही हुआ है। ये पोलर वॉर्टेक्स जो हवा थी ध्रुवों पे रहती है, अब इस बार क्या हुआ है, चूंकि ये कमजोर था तो ये हवा नीचे की तरफ आ गई है ठंडी वाली। तो अमेरिका में शीत लहर आ गई है, तो माइनस टेम्परेचर तक पहुंचा रहा है। ये हमने पिछले एक वीडियो में देख चुके हैं, ये ध्रुवीय वातावरण वाला। उसके बाद है एक अगला न्यूज़ है कि जैसे देखा है, पेरिस क्लाइमेट समझौता हुआ है। तो हम जानते हैं पेरिस क्लाइमेट समझौते के बारे में। तो पेरिस क्लाइमेट समझौता 2015 में हुआ था। इसमें एक कहा गई थी बात कि पृथ्वी के टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर 1.5 से पार कर भी जाए तो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। तो ये वाली बात कही थी। तो डेढ़, अब क्या हुआ है इस साल 2024 चूंकि सबसे गर्म वर्ष था, तो इस बार इस 1.5 को भी पार कर गया, 1.55 हो गया है। तो हमारा 1.5 का लक्ष्य टूट गया है।
तो मौसम विज्ञान संगठन ने शुक्रवार को बताया कि 24 में 1.5 डिग्री का मार्क हमने पार कर लिया है। मतलब एक तरीके से क्या है, 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। अब 1.5 डिग्री सेल्सियस ऐसे कम लगेगा, पर सोचो पृथ्वी पे पूरे टेम्परेचर अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो पृथ्वी को कितना बुखार आ रहा है। तो तेज समस्या आई है। 6 अलग-अलग डेटाबेस के आधार पर ये बताया गया है। तो ये कब से रहे हैं, तो हम पूर्व औद्योगिक काल से माप रहे हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो 1750 के आसपास स्टार्ट हो गया था, उसके बाद जो मेन पर स्टार्ट हुआ था, तो उसी के आसपास से हम लेके अभी 1.5 डिग्री सेल्सियस माप रहे हैं। तो ये अगला है 2024 में 1.5 डिग्री का योगदान किस कारण हुआ है, 1.5 से ऊपर हम पहुंच गए। तो एक तो अल नीनो प्रभाव होता है, एक होता है ला नीनो, और एक होता है अल नीनो। तो अल नीनो में सूखा पड़ता है, गर्मी ज़्यादा बढ़ती है, ला नीनो में बारिश ज़्यादा होती है। तो अल नीनो मतलब भारत की संदर्भ में बात करें, तो अल नीनो में क्या हुआ है कि इसमें ग्लोबल वार्मिंग की प्रवृत्ति बढ़ी है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का रिकॉर्ड टूटा है, समुद्री सतह का तापमान भी बढ़ गया है इस बार। तो ये है और वापसी का बिंदु नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि 2050 तक दो को भी पार करने की राह पे हम चल रहे हैं। तो मतलब स्थिति खराब होने वाली है आगे। सीमा का महत्व क्या है, तो वही मैंने बता दिया। 2015 में पेरिस समझौते में 1.5 का लक्ष्य रखा गया था, और ये कहा गया था 2 से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं आना। वैसे जाना तो 1.5 से ही नहीं था, पर अब 1.5 को प्राप्त करना जोखिम हो ही गया है ये। तो अब 1.5 से 2 के बीच में देख मतलब ये रोकना ही है। अब पेरिस समझौते के भारत के लक्ष्य क्या है, तो पेरिस समझौते को सारे दुनिया के देशों ने प्राप्त करने का अपना अपना लक्ष्य रखा था। तो भारत जो कि विकासशील देश है, और भारत का कहना है हमने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो अपने यहाँ लेट से स्टार्ट कर पाया था, जब विकसित देश काफी कर चुके थे। तो हम 2017 तक कार्बन न्यूट्रल होंगे। तो 2070 तक होंगे हम कार्बन न्यूट्रल, जबकि विकसित देशों का लक्ष्य क्या है, 2050 तक, चाइना का 2060 तक। तो ये है और 2030 तक मध्यवर्ती लक्ष्य क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की तीव्रता में को कम करना। 30 तक भारत का लक्ष्य क्या है, एक तो हम ग्रीन हाउस गैस को कम करेंगे 2030 तक, और रिन्यूएबल को बढ़ावा देंगे। अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना, कार्बन सिंक का मतलब है जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में है उन सबको क्या करना है, कैप्चर करना है, और उन्हें सिंक के रूप में, जैसे पेड़ ज़्यादा लगा दिए, अब वायुमंडल से निकालना है उसे। एक नेट जीरो टर्म आती है, जब ये आता है तो नेट जीरो का मतलब क्या होता है, तो नेट जीरो हमेशा इन्वायरमेंट में एक टर्म आता है, इसका मतलब हुआ, ये नहीं हुआ कि नेट जीरो मतलब कार्बन उत्सर्जन करना ही नहीं है। मतलब ये हुआ कि जो हम ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित कर रहे हैं, जो कार्बन हम उत्सर्जित कर रहे हैं, उतनी मात्रा में हम कार्बन को क्या करें, कैप्चर करके, यह उतना ही हम पर्यावरण के लिए अनुकूल वातावरण बना सके। तो नेट जीरो का क्या है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को वातावरण से समान मात्रा में अवशोषण करना है। तो अवशोषण कैसे कर सकते हैं, ज्यादा पेड़ लगा के, सारी चीजें। तो ये हो सकता है। तो कार्बन न्यूट्रल वही है, कार्बन एमिशन और कार्बन रिमूवल। कार्बन एमिशन भी करो, रिमूवल भी करो। तो ये हो जाएगा। अगला है शीर्ष उत्सर्जी, तो नॉर्मल पता ही चल जाएगा कि चाइना है, वही सबसे मेन होता है। तो चाइना ने 2060 तक अपना वादा किया, अमेरिका 2050 तक वादा किया, यही शीर्ष है। तो चाइना, अमेरिका और भारत। तो तीन जो शीर्ष तीन उत्सर्जक हैं वो हैं चाइना, अमेरिका और भारत आ जाएगा। अगला है 30 तक समझौते में भारत के लक्ष्य हैं। तो भारत ने कहा है 2005 के स्तर से, 2005 में जितना हम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित कर रहे थे, उसका 33 से 35% हम कम कर देंगे। कब तक, 2030 तक। तो ये हो गया। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2030 तक हम रिन्यूएबल को बढ़ावा देंगे, अतिरिक्त कार्बन सिंक देखेंगे, जो देख लिया हमने ऊपर। उसके बाद उपलब्धियां क्या है इस क्षेत्र में, तो उत्सर्जन तीव्रता में हमने 21% की कमी भी कर रखी है। 35% हम गैर जीवाश्मी ईंधन का उपयोग करने लगे हैं। तो यह वनों को भी हमने डबल कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा। अगला है मौसम विज्ञान संगठन के बारे में। क्योंकि ये रिपोर्टें सारी ये कौन देता है, मौसम विज्ञान वगैरह। तो मौसम विज्ञान संगठन के बारे में देखें तो 193 देश हैं, भारत इसका सदस्य है ही है। और ये कब बना था, तो वैसे तो IMO जो स्थापित हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन का से उत्पन्न हुआ था जो 1873 में। पर जो WMO की स्थापना हुई है, पुष्टि हुई थी, वो 1950 में। तो हमें क्या याद रखना, 1950 में बना था। कार्य क्या है, सारे मौसम की गतिविधियों का जानना। संचालन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसा है संचालन इसका। नौकरियों, अगला एक आर्टिकल है नौकरियों के बारे में। तो 2030 तक 78 मिलियन नई नौकरियां मिलेंगी, मतलब पूरा है प्राइवेट सेक्टर का ही होता है। तो 30 तक सृजित होने वाली नई नौकरियां के बारे में बात कही गई है। तो इसमें कहा गया है तकनीक और उनके कारण खत्म भी होंगी नौकरियां, और नई नौकरियां सृजित भी होंगी। तो ये मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं था।
अब मैंने WEF, क्योंकि ये जो रिपोर्ट निकाली नौकरी वाली वो किसने निकाली थी? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल इसकी बैठक होती है दावोस में। दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो 1971 में एक जर्मनी के अर्थशास्त्री थे क्लाउस शॉब के द्वारा 87 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? WEF कर दिया गया था। पहले एक नाम हुआ करता यूरोपीय प्रबंधन मंच, अब क्या कर दिया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उद्देश्य क्या है? जो वैश्विक मुद्दे हैं उनके लिए उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, मतलब सारे विश्व के मुद्दों पर ये बात करते हैं। रिपोर्ट है कौन सी? वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट, लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है, जोखिम रिपोर्ट है, ऊर्जा संक्रमण है, या और वैश्विक यात्रा पर्यटन रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट से काफी क्वेश्चन आते हैं, कौन सी रिपोर्ट कौन है? तो मेन है, अब देखो इकोनॉमी टर्म आ रही, तो इकोनॉमिक फोरम है तो इकोनॉमी होगी तो प्रतिस्पर्धा तो होगी, तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट है। अब अगर इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी के आधार पर ही तो लैंगिक विभाजन होता है लोगों का, मतलब महिलाओं पुरुषों के साथ। तो इकोनॉमी वाला तो ये याद करें, लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, मतलब पुरुष और महिला के बीच में अंतराल है वो किसके कारण? इकोनॉमी के कारण। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, जोखिम रिपोर्ट है ये। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के बारे में है। तो प्रवासन जो संगठन है उसने सीरिया को मानवीय सहायता को डबल कर दिया गया है। तो ये कहा है प्रवासन। अब पहले देखते हैं संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन और सीरिया के बारे में हमें पहले जानना होगा। तो सीरिया में वैसे ही समस्याएं चल रही कि सीरिया में मतलब काफी लोग जो थे, 6 महीने में सीरिया में 1.1 मिलियन लोगों की सहायता करना इनका लक्ष्य है। क्योंकि सीरिया एक तो पर्यावरणीय समस्याओं से भी जूझता है, दूसरा यहाँ की राजनीतिक स्थिति भी खराब है। तो आईएमओ का पहले देखें फिर सीरिया की हम चर्चा करते हैं। तो आइए, जो ये वाला है आईएमओ की बात नहीं कर रहे हैं हम, यूनाइटेड नेशंस के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की बात कर रहे हैं। तो 1951 में ये स्थापित हुआ था और 2016 में यूनाइटेड नेशंस की एक संबंधित संगठन के रूप में शामिल हुआ, विशेष एजेंसी नहीं है। यूनाइटेड का एक क्या है? संगठन है। तो 1951 में स्थापित स्थापित हुआ था। सिद्धांत क्या है? प्रवासियों को मानवीय सहायता और सपोर्ट करना होता है। अब IOM जो प्रवासन संगठन की विशेषता क्या है इसी का? एक तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो प्रवासन वाला क्या है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और ये रिपोर्ट कौन सी निकालता है? विश्व प्रवासन रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट अभी आई भी है। तो विश्व प्रवासन रिपोर्ट और प्रवासन स्वास्थ्य वार्षिक रिपोर्ट, तो ये आई है। कार्य प्रवासन को, मतलब प्रवास का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह प्रवास कर रहे हैं लोग। तो व्यवस्थित और मानवीय प्रवासन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना, सहयोग देना, समाधान करना, मानवीय सहायता पहुंचाना, तो ये हो गया। अगला है कि आश्रम संगठन और प्रवासन की एजेंसी के बारे में। तो नीतिगत मार्गदर्शन देना है और डायस्पोरा समुदाय एक देश का दूसरी जगह पर रहता है। तो ये हो गया। उनके बाद इसका नेटवर्क देखते हैं। तो प्रवासन पर संयुक्त राष्ट्र के नेटवर्क और समन्वय, तो नेटवर्क की स्थापना इसने की है। और इनका जो मेन है ये है वैश्विक समझौता। संगठन ने 2018 में अपनाए गए नए प्रवासन के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौते की सुविधा प्रदान की है। तो वैश्विक समझौता 2018 से चल ही रहा है। तो ये है। अब सीरिया के बारे में हम थोड़ा देखते हैं क्योंकि इतना चर्चा हुई, तो मेन है सीरिया के बारे में। तो हुआ क्या था, थोड़ा इतिहास देखते हैं पहले। सीरिया का मैपिंग पहले एक नज़र मारते हैं। तो सीरिया, अगर ईरान से चलेंगे हम इधर की तरफ, पाकिस्तान, पाकिस्तान से ईरान, ईरान के बाद इराक पड़ेगा, इराक के बाद इधर मिलेगा सीरिया। और जो ये एरिया दिख रहा है येलो वाला, ये है कुर्दिश एरिया, कुर्दिश फ्री स्टेट। अगर इस मैप में देखें तो ये वाला सीरिया पड़ रहा है, ये इसकी सीमा इधर समुद्र से लगी है। और ये वाला लेबनान, और जो सीरिया है, लेबनान हो गया, जॉर्डन हो गया, इधर के आसपास है। तो यहाँ पे अब थोड़ा इसका बैकग्राउंड देखते हैं पहले। तो हुआ क्या था कि सीरिया अब लोकेशन वाइज कहाँ है? मध्य पूर्व में स्थित है। कहाँ है? मध्य पूर्व में। अगर ये लिखना हो तो मध्य पूर्व में स्थित है। और यहाँ के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे शुरुआत की प्राचीन सभ्यताएं भी रही हैं, जो हड़प्पा के समकालीन यहाँ पे मेसोपोटामिया वगैरह की सभ्यता हुआ करती थी। फिर क्या हुआ, सीरिया में ऑटोमन साम्राज्य आया था। सीरिया में कब आया? ऑटोमन साम्राज्य, जो कि जब वास्को डे गामा आया था उससे पहले एरिया में ऑटोमन साम्राज्य का शासन इस एरिया में हुआ था। उनने 400 वर्ष तक शासन किया था। फिर सीरिया प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस के नियंत्रण में आ गया। सीरिया फ्रांस के नियंत्रण में आ गया। फिर हुआ क्या, 1946 में सीरिया स्वतंत्र हुआ। भारत की आज़ादी के 1 साल पहले ही सीरिया स्वतंत्र हो गया था। उसके बाद यहाँ पे एक नेता ने सत्ता संभाली थी 1970 में, यहाँ से स्टोरी इसकी स्टार्ट होती। तो 70 में एक नेता आए थे, उनका नाम था हाफिज अल असद।
हाफिज अल असद। तो ये थे। हाफिज अल असद ने सत्ता संभाली थी, और 2000 में उनके बेटे जो अभी सत्ता से हटे हैं का इन्हीं को लेकर चर्चा है। और इनके लड़के थे बसर अल असद। तो बसर अल असद, तो हाफिज अल असद के पुत्र थे बसर अल असद। 1970 तक हाफिज ने शासन किया, 70 से लेके सन 2000 तक। 2000 से बसर ने किया था। और अब सीरिया का थोड़ा लो वो देखें तो सीरिया कृषि और तेल आधारित है। अब इस पूरे एरिया में तेल ही आधारित है, तो यहाँ भ्रष्टाचार ज्यादा चलता है। अब 2012 में अगर आईआर वाले थोड़े टॉपिक में जाके देखें तो 2011-12 के आसपास अरब स्प्रिंग हुआ था। अरब स्प्रिंग का क्या मतलब हुआ कि अरब देशों में लोकतंत्र को लेकर मांग उठी थी, तो काफी देश आजाद हुए थे मतलब लोकतांत्रिक रूप से, तो सीरिया में भी उठे। पर सीरिया में बशर अल असद ने तानाशाही कर दी, और तानाशाही जब कर दी तो सीरिया के लोग क्या हुए, एकत्र हो गए, प्रदर्शन होने लगे, उन सबको मार मतलब दबाया गया, और इसी के बाद गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। अब हुआ क्या इसी टाइम कि जो रशिया था ऊपर, रसिया ने और ईरान ने इस बशर अल असद की सरकार का सपोर्ट कर दिया। तो सीरिया का वो, हाँ, इसका सीरिया का ईरान ने और रशिया ने सपोर्ट कर दिया था। अब अगर रसिया इधर एक्टिव होगा तो अमेरिका अपोजिट में ही होगा। अमेरिका ने और तुर्की ने, तो अमेरिका और तुर्की इधर की तरफ नीचे तुर्की मिल जाएगा, तो अमेरिका और तुर्की ने, ये रहा तुर्की, अमेरिका ने और तुर्की ने किसका सपोर्ट कर दिया, यहाँ पे अपोजिट का सपोर्ट कर दिया, जो कि कहलाते हैं कुर्दिश। जो कि ये कुर्दिश फ्री स्टेट की बात कर रहे हैं, ये वाला एरिया है। यहाँ पे कुछ जनजाति समूह रहते हैं, उन्हें कहते हैं कुर्दिश। कुर्दिश अपने स्वतंत्रता की मांग करते रहते हैं। एक मुस्लिम समुदाय है, आज़ादी के लिए लड़ रहा है। तो हमें क्या समझ में आया, बशर अल असद की सरकार थी 2000 से, उनका सपोर्ट कर दिया इन लोगों ने। कब, जब अरब स्प्रिंग के बाद, अरब स्प्रिंग में क्या था, लोग स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे लोकतांत्रिक तरीके से, तो इन्हें हटाना चाहते थे क्योंकि तानाशाह थे। अमेरिका ने इनके अपोजिट में किसका सपोर्ट कर दिया, कुर्दिश वालों का सपोर्ट कर दिया। अब बाद में क्या हुआ, अब इन लोगों में प्रॉक्सी वार स्टार्ट हो गया। प्रॉक्सी वार मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, सीधे तो नहीं, पर लड़ रहे थे अमेरिका और रसिया ही से। तो यहाँ पे ये स्टार्ट होता है। अब कुर्द वाले लोग जो हैं, उन्होंने उन्हें अमेरिका सपोर्ट करता ही रहता था। अभी क्या हुआ है, जो असद सरकार है उन्हें हटा दिया गया है, असद को हटा दिया गया है सत्ता से, और वो भाग के अभी रशिया में शरण ले चुके हैं। तो वहाँ पे जो लाखों लोग इधर से उधर चले गए थे वो वापस लौटने लगे, तो इसने भी एक क्राइसिस वहाँ पे मौजूद कर दी, और गरीबी वगैरह समस्या चली रही है। तो ये था पूरा छोटा स्टोरी। अब सीरिया का मैं कुछ शहर देखें, जैसे ये इदलिब है, पेपर में आ चुका है इदलिब, और सीरिया की जो राजधानी है दमस्कस, ये रहा। तो इदलिब दमस्कस ये एरिया फेमस है यहाँ के। अब एक टर्म है ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग के हम बैकग्राउंड में थोड़ा चलते हैं इसका भी। तो 1905 की सन हुई थी। तो आइंस्टीन ने कहा था कि सापेक्षता का नियम दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। रिलेटिविटी का मतलब क्या हुआ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। उन्होंने इसमें कहा था कि दुनिया में ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी, वो कभी झूठ नहीं हो सकती है। उनका कहना था कि जो भारी वस्तुएं होती हैं, अब थोड़ा ये समझना है कि उन्होंने कहा कि जो भारी वस्तुएं होती हैं वो क्या करती हैं। अब भारी वस्तुएं पहले समझ सकते हैं। तो भारी वस्तुएं होती हैं, जैसे तारा हो सकता है, कोई कोई ब्लैक होल हो सकता है, कोई क्या हो सकता है, ग्रह हो सकता है, कोई अंतरिक्ष में, ये सब क्या करते हैं, तारे, ब्लैक होल, ग्रह वगैरह, ये ये तारे, ब्लैक होल और जो ग्रह होंगे वो भारी वस्तुएं होंगी, वो अंतरिक्ष में समय को, टाइम एंड स्पेस को मोड़ देते हैं। मतलब वो मोड़ देते हैं कैसे, इसे थोड़ा और समझे कि ये सोचो कि एक बॉल है, एक रबर की बॉल है, अगर वो चादर पे डाल दिया है तो चादर नीचे की ओर झुकेगी, तो चादर है। तो वैसे ये पूरा ब्रह्मांड एक चादर है, उसमें अगर कोई भारी चीज है तो वो क्या करेगी, नीचे की ओर झुक जाएगी। जैसे कि इस मैप में देख, इस चित्र में देखते, ये जो दिख रहा है ब्रैकेट और टाइप के, ये एक चादर है, ये एक चादर है, इसमें ये ग्रह हैं। ये ग्रह, अब जहाँ पे ग्रह बड़े होंगे, जैसे ब्लैक होल होता है, बड़े ग्रह या सूरज वगैरह, तो ये वहां पे दबाव डालेंगे, और ये दबाव में ऐसे नीचे झुक जाएगा। तो ये एरिया क्या है, अगर ये ऐसे चादर थी तो अब चादर कैसी हो जाएगी, ऐसी थोड़ी झुक जाएगी। तो ये है। इसके कारण अब क्या हुआ,
तो बड़ा पिंड जहाँ होगा ये झुकेगा। अब अगर ये झुकेगा तो प्रकाश भी तो झुकेगा। तो प्रकाश अगर ये सीधा जा रहा था, मान लो ये गैलेक्सी है, तो इस इमेज में देखते हैं ये गैलेक्सी है और यहाँ पे अर्थ है। अब इस गैलेक्सियों को हम सीधे नहीं देख पा रहे, क्यों? क्योंकि बीच में दूसरे ग्रह वगैरह हैं, गैलेक्सी, अन्य गैलेक्सी। पर क्या होगा, अब चूंकि ये ग्रेविटी के कारण, मतलब यहाँ पे ग्रेविटी के कारण ये झुक गया है। ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ ग्रहों का वेग, दबाव बना, तो ये चादर अगर झुक गई है तो हम उसे नीचे की तरफ से ऐसे देख पा रहे हैं, या फिर ऐसे ऊपर से देख पा रहे हैं। तो ये एक क्या कारण है, प्रकाश झुक जाता है। अब ऐसे सोचें, जब कोई भारी वस्तु जैसे ब्लैक होल ये सब है तो प्रकाश को मोड़ देती है। अगर मोड़ देती है तो ये हमें झुकी हुई, खिंची हुई और कई गुना बड़ी भी दिखाई देगी। ये वाला जो गैलेक्सी है जो हमें अमूमन सीधे नहीं दिखती, वो हमें, क्योंकि प्रकाश झुक गया है, मुड़ गया है, तो हमें ये ज्यादा सही से और ज्यादा बड़ी भी दिखेगी। अब ये लेंस क्यों कह रहे हैं, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। जैसे लेंस होता है, आंख में चश्मा लगाते हैं या लेंस लगाते हैं, वो लेंस प्रकाश को मोड़ के ही तो सही, जब हमें सही नहीं दिखता है तो लेंस क्या करता है, उन्हें मोड़ देता है। तो वही वाली चीज है इसमें। तो आइंस्टीन का कहना था कि जब प्रकाश पूरी तरह झुकता है तो हमें तारे और आकाशगंगे गोलाकार जो होते हैं वो छल्ला, रिंग दिखाई देते हैं। इसे ही नाम दे दिया गया था आइंस्टाइन रिंग। तो अगर देखें तो और एग्जाम्पल देखें, अब अगर जैसे कि एक व्यक्ति ये खड़ा है शादी में, तो उसको उसके पीछे रखे हैं मान लो रसगुल्ले, तो पीछे रसगुल्ले रखे हैं। तो अब एक व्यक्ति अगर आपको खाने हैं वो, और वो व्यक्ति के कारण क्या हुआ, उसका पेट इतना निकला है कि पीछे की चीज नहीं दिख रही है। तो जो पीछे नहीं दिख रहा है वही ये दबाव है जो बीच में बढ़े रहे हैं। हमें देखना क्या है, पीछे वाली स्थिति। तो एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और यहाँ हम खड़े हैं, और यहाँ से हमें ये देखना है, पीछे रखे हैं रसगुल्ले, पर हमें ये दिख नहीं रहे क्योंकि उसका पेट बड़ा है। तो ये बड़ा मतलब ये दबाव है जिसने क्या किया, प्रकाश को मोड़ दिया है। वो हमें वहां तक प्रकाश पहुंच नहीं रहा, पर हम इधर से तो देख ही सकते हैं, चारों तरफ से और तरफ से, एक तरफ से नहीं हम देख सकते। तो ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग के रूप में काम करेगी। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये हम सीधे नहीं देख सकते हैं तो हम, पर हम टेढ़े रूप में देख सकते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि हमें कभी कभी, अब एक और एग्जांपल इससे लेते हैं, कि जैसे कि सिनेमा हॉल में मान लो कोई व्यक्ति बैठा है, सिनेमा हॉल में कोई व्यक्ति पीछे की तरफ बैठा है। अब वो सीधे रूप में सिनेमा को देख रहा है, पर एक आगे व्यक्ति यहाँ सीट डाले बैठा है। अब वो व्यक्ति उस एरिया को कैसे देख रहा है, सिनेमा को बहुत बड़ा सा, उसे कैसे देखेगी, थोड़ी ज्यादा बड़ी देखेगी। पर जो पीछे वाले व्यक्ति को ये आराम से नॉर्मल स्क्रीन देखेगी। अब पीछे वाला व्यक्ति आगे वाली की सीट की नजर से देख पाए, यही क्या है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग है। मतलब क्या होगा, प्रकाश सीधे चूंकि पड़ रहा था, तो प्रकाश सीधे था, तो हमें चीज कैसी दिखती है, दिखेगी नहीं, जो बहुत दूर होती है। पर चूंकि प्रकाश मुड़ के दिखता है, तो जो मुड़ेगा प्रकाश उसके कारण हम अनुभव करते हैं आगे की सीट का। तो ये हो जाएगा इसमें। तो ये हुआ। अगला है, इसी में अब देखते हैं इसके बारे में। तो यूनाइटेड किंगडम के डरहम यूनिवर्सिटी के भौतिकविदों ने ग्रेविटेशनल का उपयोग करके एक आकाशगंगा के एक समूह के पीछे, तो वही दे रहा है कि आकाशगंगाओं के एक समूह के पीछे 44 से अधिक अब तक अज्ञात सितारों की खोज की है। तो एक पीछे था, मतलब बीच में एक आकाशगंगा थी, उसके पीछे नहीं दिख रहा था, अब उसके पीछे देखा तो 44 से अधिक नए मिल गए हैं। इन खोजों इन यह खोज अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण कदम है, जो रहस्य को क्या करेंगे, समझाने में मदद करेंगे। अब ग्रेविटेशनल लेंसिंग का परिचय देखें तो ये एक ऐसी घटना है जब अंतरिक्ष में पृथ्वी की लाइन ऑफ साइट, मतलब देखने की नजरों की से मौजूद अत्यंत विशाल ऑब्जेक्ट, उसके पीछे स्थित ऑब्जेक्ट से प्रकाश जो होते हैं, ऑब्जेक्ट से आने वाले प्रकाश को मोड़ते हुए संबंधित करता है। तो वही वाली बात हुई कि अगर अर्थ ये है, ये अर्थ है, ये बीच में कोई पॉइंट, मतलब और कोई ग्रह और ये वाला ग्रह, तो हम इसे देख पा रहे हैं। तो यह क्या है कि हम पीछे वाले ऑब्जेक्ट को मुड़े हुए प्रकाश के कारण देख पा रहे हैं। कार्य प्रणाली क्या होगी, विशाल द्रव्यमान वाला ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को मोड़ देता है, जैसा कि हमने जाना चादर को मोड़ दे रहा था, जिसके कारण प्रकाश एक घुमावदार पथ के साथ आगे बढ़ रहा था। प्रकाश जो सीधा आ रहा था वो घूम के आ रहा है। यह आइंस्टीन के सापेक्षता का सिद्धांत है। महत्व क्या है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग से प्रकाश के संवर्धन होता है, जिससे हमें अंतरिक्ष में दूर स्थित धुंधले ऑब्जेक्ट भी आसानी से देख सकते हैं। हबल टेलीस्कोप यही काम करते हैं ये। अगली एक टर्म है ब्याज कवरेज अनुपात। तो ब्याज कवरेज अनुपात क्या है, तो जैसे ऐसे समझते हैं कि एक, कि मान लीजिए कि एक चाय वाला है, और वो चाय वाला क्या करता है, हर महीने 10,000 की चाय, 10,000 रुपये कमाता है चाय से। तो उसने कितने कमाए, 10,000 रुपये चाय से कमाए। तो 10,000 अगर उसने चाय से कमाए, और उस वो ईएमआई भरता है 2,000 रुपये की, तो कितने ईएमआई भर पा रहा है, तो 5 बार ईएमआई भर पा रहा है। वही है ब्याज कवरेज अनुपात। मतलब क्या हुआ कि
एक व्यक्ति जितना कमाता है वो उस कमाई से कितने महीने के अपने कर्ज की ब्याज चुका पाता है। तो इसका नाम ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, कितना इंटरेस्ट कवर कर सकता है वो अपने कमाए गए अनुपात से। तो ये हुआ। अब क्यों जरूरी है, अगर नॉर्मल सी बात सोचो कि किसी कंपनी को पता होगा कितना है तो वो ब्याज उससे उतने ब्याज पे देगा, कितना जोखिम है सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो वही है कि किसी फार्म ने अपनी बकाया ऋण को चुकाने की क्षमता को ये दर्शाता है, ब्याज कवरेज अनुपात है, तो कितना हम कमा पाते हैं। अगला है राखी गढ़ी में नई खोजें हुई हैं। तो राखी गढ़ी हमें पता है कहाँ पे है, हरियाणा वाले एरिया में है। और ये क्या है, हिसार, घग्गर और हाकरा नदी के मैदान में है। तो यहाँ पे 3 चरणों के अवशेष पाए गए। तो एक स्टेडियम, जैसे कि स्टेडियम हमें कहाँ से, धौलावीरा से मिलता है, तो वही स्टेडियम जैसे यहाँ से भी एक संरचना मिली है परिपक्व हड़प्पा काल की। तो ये अगला है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2025। तो इसमें क्या आया है, वैश्विक आर्थिक समृद्धि 2025 की है। जो वैश्विक आर्थिक समृद्धि है वो 2.8 से बढ़ेगी और 2.9 से अगली वर्ष की बढ़ेगी। मतलब जैसे जीडीपी बढ़ती तो 2.8 से इस साल, 2.9 से अगली बार बढ़ेगी। तो ये दे दिया, भारतीय 6.6 से बढ़ेगी। तो बस इतना ही है। अगला है कंडक्टिव इंक के बारे में। कंडक्टिव इंक मतलब ऐसा समझो कि एक इंक है और वो इंक ऐसे काम कर रही है कि उसमें बिजली बह सकती है। मतलब हमने कुछ लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लो कुछ एबीसीडी लिख दिया, अब ये लिखा है इसमें से बिजली बहने लगे कुछ ऐसा। तो ऐसी इंक है, एक तरीके से आसान भाषा में समझ सकते हैं कि कुछ लिखावट है उस इंक में बिजली आ रही, पर ये नॉर्मल तो लिखने के लिए यूज होगी नहीं। इससे किस में यूज कर सकते हैं कि एक पेंट की तरह है, चांदी और कार्बन के कणों से मिला होगा, क्योंकि चांदी में ही तो जो ज्यादा जाती है बिजली, तो ये तो विद्युत के सुचालक होते हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट के सीधे परफॉर्मेंस में यूज हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक में प्रिंट किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, ऐसे कोई सर्किट खराब हो गया, कीबोर्ड स्क्रीन इन सब में, तो यहाँ पे जिन्हें जोड़ दिया जाएगा उससे ऐसे पेन से करके, और वो वहाँ पे तार में बिजली बहने लगेगी। तो इसका ही उपयोग है। तो ये हुआ आज